वेलकम बैक टू माय चैनल। वेल दिस इज प्रेरणा एंड यस, आज हम बात करने वाले हैं अपने थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है अपने लास्ट वीडियोस में। वेल थर्ड ट्राइमेस्टर आपका 29th वीक से 40th वीक तक होता है, यानी कि आपका 7th, 8th एंड 9th मंथ होता है। यस, एक्चुअली आप कह सकते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर जो है ना वो काफी हद तक हमारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर जैसा होता है, उतना ही पेनफुल। मैं डराने की कोशिश नहीं कर रही हूँ या मैं डरा नहीं रही हूँ, बट आई एम टेलिंग यू थर्ड ट्राइमेस्टर में काफी हद तक वो सारी चीजें होती है जो हमारी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हुई होती हैं। जैसे मुझे हुआ था वो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ। जैसे कि मुझे नींद नहीं आती थी, इंसोमेनिया की प्रॉब्लम हो गई थी बहुत ज्यादा। रात भर में जागती रहती थी और पता ही नहीं चलती थी पूरी रात कैसे निकल गई एंड सुबह का 6 बज जाता था। तो वो उसके पीछे मुझे लगता है कि एक्चुअली उसके पीछे लॉजिक ये था कि हमारा बेली इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है, हमारा वेट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है। हम करवट लेके सोते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि टमी इस तरफ जा रहा है, हम उधर सोते हैं ऐसा लगता है टमी उस तरफ जा रहा है। स्ट्रेट हमें एक्चुअली सोने को मना किया जाता है, जस्ट बिकॉज कहते हैं कि बेबी थोड़ा सा ऊपर आने लगता है, इस तरह ऐसा कुछ डॉक्टर्स बताते हैं। तो करवट लेके ही यू हैव टू स्लीप, एंड करवट लेके कब तक सोगे यार कभी। और मेन चीज ये होती है कि जब आपको मना किया जाता है ना जिस चीज के बारे में कि आपको स्ट्रेट नहीं सोना है, तो आपको और ज्यादा मन करता है और ज्यादा लगता है यार वो पोजीशन ज्यादा कंफर्टेबल है, हमें वैसे ही सोना है। सेकेंड पॉइंट ये है मेरे हिसाब से कि इनडाइजेशन होता है। हम जब सो नहीं पाते हैं तो काफी ये सारी चीजें एक्चुअली एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं हमारे प्रेगनेंसी में। जैसे कि हमें नींद नहीं आती है क्योंकि हमारा बेली ज्यादा बड़ा हो जाता है, और क्या होता है कि खाना डाइजेस्ट नहीं होता, जिसकी वजह से एसिड फ्यूम्स होने लगते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको एसिड फ्यूम्स बहुत ज्यादा पता चलते हैं। कई लोग कहते हैं बेबी के हेयर आने लग रहे हैं इसलिए एसिड फ्यूम्स हो रहे हैं, उस तरह का गैस बन रही है, एसिडिटी हो रही है, यहाँ तक होता है। आई डोंट नो, मैं उस चीज पे नहीं जाऊंगी बिकॉज उसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता है। वो घर वाले बताते हैं, पेरेंट्स बताते हैं, तो हो सकता सच हो एंड मैं बिल्कुल मना भी नहीं कर रही हूँ। बट एक्चुअली लॉजिकल रीजन ये है कि इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, एसिड फ्यूम्स की प्रॉब्लम होती है, और क्योंकि आप ज्यादा चल फिर नहीं पाते हैं, वेट बढ़ जाता है इसकी वजह से, और अब डाइजेशन नहीं होता है तो इस वजह से नींद भी नहीं आती है, और इसी वजह से आपको कहीं ना कहीं लेजी सा फील होता रहता है, पूरी नींद नहीं हो पाती है जिसकी वजह से लेजी फील होता है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है कहीं ना कहीं। तो सबसे मेन चीज है कि आपको लेथार्जिक सा फील होगा, राइट। आपको रात में नींद नहीं आएगी करवट की वजह से। यस, ऐसा होता है। और मुझे क्या होता था, मुझे एसिड फ्यूम्स तो मुझे बहुत ज्यादा नहीं हुआ इशू, लेकिन मुझे नींद नहीं आती थी। आई डोंट नो व्हाई, ऐसे ही कुछ होता था कि करवट लेने में इशू रहता था और मन करता था सीधे होके सो जाए। तो ये सारी चीजें रहती हैं। एंड उसके अलावा जो है आपका स्वेलिंग हो जाता है। स्वेलिंग तो बहुत ज्यादा होने लगता है। मेरा इतना ज्यादा स्वेलिंग का इशू नहीं आया था क्योंकि मेरा वेट नहीं बढ़ा था। मैंने बहुत ज्यादा वेट पुट ऑन नहीं किया था इस वजह से। बट जिन लोगों का वेट पुट ऑन हो जाता है उनको स्वेलिंग होने लगती है, पैर में, हाथों में, बैठने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, खड़े बहुत ज्यादा देर नहीं रह सकते। तो आई थिंक उनके लिए बेस्ट सोल्यूशन है कि स्टिल इफ यू आर वर्किंग, स्टिल इफ यू आर डूइंग योर जॉब, तो आप पैर ऊपर करके बैठिए, स्टूल रख लीजिए। स्टूल इज द बेस्ट सोल्यूशन, वहां पे कहीं पे भी आपको मिल जाएगा। या इवन मेरे कलीग्स जो थे वो अपने घर से स्टूल लेके जाते थे और उस पर रख के पैर रख के बैठते थे। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मना नहीं करेगा, कोई भी कंपनी में ऐसे रूल नहीं होगा कि आप पैर ऊपर करके नहीं बैठ सकते हैं, यू आर प्रेग्नेंट। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यू कैन डू दैट। ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगती है क्योंकि वेट बढ़ जाता है, इस वजह से आपको ब्रीदिंग इश्यूज आने लगते हैं। उसके लिए ज्यादा अच्छा है कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, वो आपको डिलीवरी के टाइम पे बहुत हेल्प करेगा। और उसी ब्रीदिंग एक्सरसाइज से आपको वो जो इशू होता है ना, एक ही चलते पे सांस फूलती है एंड ऑल दैट, वो काफी हद तक कम हो जाएगी। ट्रस्ट मी, ये मैंने फील किया था। मेरा वेट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा था बट स्टिल ऐसे टायर्डनेस ही रहती थी, बट मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज काफी की थी। तो मेडिटेशन के साथ में ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती थी। आई नो ये सुनने में थोड़ा सा लगता है बे यार कौन करेगा, कैसे होगा, बट करना पड़ेगा। जस्ट फॉर द 9 मंथ्स, जस्ट फॉर द 3 मंथ्स, आपके 3 मंथ्स बचते हैं भाई, तो उसमें तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप फील करते हैं। एंड इसके अलावा
एक्चुअली क्या होता है, ये जो टाइम जैसे मैंने कहा ना फर्स्ट मंथ की फर्स्ट ट्राइमेस्टर की तरह होता है, बिल्कुल वैसे ही तो आपका थर्ड ट्राइमेस्टर होता है कि आपको एक्साइटमेंट भी होगा दैट टाइम इज नाउ कमिंग, जब आप अपने बेबी से मिलने वाले हो, बेबी इज ऑल्सो रेडी टू कम आउट एंड टू मीट ऑल योर फैमिली मेंबर्स, टू मदर एंड फादर। ठीक है, तो बेबी को भी उतना ही एक्साइटमेंट होता है बाहर आने का, और पेरेंट्स को यानी कि मदर को भी बहुत एक्साइटमेंट होता है कि बेबी आ रहा है। एट द सेम टाइम मदर को बहुत ज्यादा वरी होता है कि भाई क्या होगा, डिलीवरी होगा तो कैसे होगा, नॉर्मल होगा या सर्जरी होगा, सी सेक्शन होगा एंड ऑल दैट। ये थोड़ा सा चीजें आती हैं जिसकी वजह से मूड स्विंग्स होने लगते हैं, या कह सकते हैं मूड स्विंग्स होते हैं जिनकी वजह से अचानक से आपका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा और अचानक से मूड खराब हो जाता था। मेरे साथ क्या था कि मैं कई बार बैठे बैठे बहुत टेंशन में हो जाती थी, कैसे होगा गॉड, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मैं जिंदा रहूंगी कि नहीं रहूंगी, मुझे तो ये लगता था। तो सब लोग बहुत हंसते थे, कहते थे इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है, अगर हर कोई तुम्हारी तरह सोचे तो दुनिया खत्म हो चुकी होती। तो सीरियसली दिस इज सो फनी। तो ये होता है कि आपको इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, बस भगवान पे भरोसा रखिए। और सबसे मेन चीज है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको नेचुरली होने दीजिए। जो जो चीजें जैसे जैसे हो रही हैं उसको बस एंजॉय करिए और धीरे धीरे होने दीजिए, अपनी ज्यादा टांग मत अड़ाइए, राइट। और सबसे मेन चीज ये है कि अगर भगवान ने ये नेचुरल प्रोसेस, ये प्रोसेस बनाया है तो उसने डेफिनेटली प्लान करके ही भेजा होगा कि वो उनको अपने हिसाब से करना है। ठीक है, एंड अगर आप अपने गायने के पास जा रहे हैं, रेगुलर डॉक्टर से मिल रहे हैं, कंसल्ट कर रहे हैं, तो फिर टेंशन की कोई बात ही नहीं है, सब चीजें नॉर्मली होंगी। सब प्रेग्नेंट होते हैं, मतलब सारी फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं एक एज पे आके। ठीक है, तो इतना टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, सारी चीजें बहुत आराम से हो जाएंगी। वो जो ये 3 मंथ्स होते हैं ना लास्ट के, वो थोड़ा सा टेंशन वाले होते हैं, बट वो कहते हैं ना जिस चीज में ज्यादा टेंशन लो वो काम सबसे इजी होता है, तो बहुत इजीली बेबी हो जाता है। थोड़ा बहुत अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो थोड़ा बहुत तो पेन झेलना ही पड़ता है यार, आफ्टर ऑल बेबी आ रहा है तो इतना तो बनता ही है, राइट। तो मेन चीज ये है कि हाँ, थोड़ा मूड स्विंग्स होंगे जिसकी वजह से आप कई बार बहुत खुश हो जाएंगे, कई बार बहुत टेंशन में रहेंगे, कई बार आपका कुछ खाने का मन करेगा। हाँ, अब खाने की बात अगर करें तो आपको क्या करना है, आपको ज्यादा नहीं खाना है, एक साथ नहीं खाना है, क्योंकि आपके बेली में भी ना ज्यादा जगह नहीं रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप वॉक नहीं कर रहे हो, बहुत ज्यादा वॉक नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ हैवी वेट एंड ऑल दैट। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा खाना है, थोड़ा 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 खाना है, अच्छी चीजें खानी है, कोई भी ऐसी चीज नहीं खानी जिससे कि इनडाइजेशन हो या फिर जिससे कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, क्योंकि एसिडिटी ऑलरेडी 3rd मंथ में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है लोगों को। तो इससे बेटर है कि आप थोड़ा थोड़ा खाइए और बहुत ज्यादा स्पाइसी, और ये जो 2nd मंथ में आपने 2nd ट्राइमेस्टर में आपने जो भी चीजें की थी वो मत करिए। और चलो, ये सारी चीजें होती हैं जो आप फील करते हैं अपने ड्यूरिंग 3rd ट्राइमेस्टर, यानी कि 7th 8th एंड 9th मंथ में। ओके, तो अब आपको 3rd ट्राइमेस्टर में क्या करना है, जैसे आप अपना 1st या 2nd ट्राइमेस्टर में करते थे कि आपको अच्छा म्यूजिक सुनना है, अच्छा वीडियोस देखना है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया, वो सारी चीजें वैसे ही करनी है। आपको अपनी एक्सरसाइज रेगुलर रखनी है, अगर आप वॉक करते हैं तो आपको अपना वॉक रेगुलर रखना है, इन सब चीजों में बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना है। थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नॉर्मली कहा भी जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप पोछा लगा सकते हैं। ठीक है, स्वीपिंग एंड मॉपिंग इज द बेस्ट थिंग, बेस्ट एक्सरसाइज फॉर नॉर्मल डिलीवरी, ऐसा कहा जाता है, और ये बात भी बिल्कुल सही है। अगर आप लिफ्ट यूज करते हैं तो आप लिफ्ट मत यूज करिए, आप स्टेयर से आइए जाइए, जैसा कि मैं करती थी, मैं स्टेयर्स यूज करती थी बिकॉज आई वाज थिंकिंग फॉर द नॉर्मल डिलीवरी। ठीक है, तो फिर उसके अलावा अब जो मेन पार्ट आता है कि आपको 3rd ट्राइमेस्टर में क्या करना है। तो 3rd ट्राइमेस्टर में आपको सबसे पहला अपना हॉस्पिटल विजिट करना है। लाइक अगर आपकी कोई गायनेक है और आपको उन्हीं से ही कंटिन्यू करना है, यानी कि आपको अपना जो डिलीवरी है उन्हीं से ही करानी है, और उनका कोई हॉस्पिटल है तो इट्स बेटर, तो आप जा सकते हैं। एंड अगर उसके अलावा है तो यू हैव टू सर्च, यू हैव टू फाइंड अ गुड हॉस्पिटल नियर बाय। ठीक है, आपके घर के आसपास कोई ऐसा बहुत दूर बिल्कुल भी मत लीजिएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होता है। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि एकदम रिश्तेदारी में आके चले तो जाते हैं, बहुत दूर हॉस्पिटल ले लेते हैं, एंड और जब अचानक से प्रॉब्लम होती है, पेन होता है या फिर वाटर ब्रेक होता है, तो फिर उसमें उनको प्रॉब्लम आती है पहुंचने में। तो भाई डिलीवरी एक ऐसी चीज है जो कभी भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। ठीक है, बेबी कभी भी बाहर आ सकता है, वो उसके लिए आपको 1-2 दिन पहले से नहीं पता चलता बिल्कुल भी। ठीक है, तो उसके लिए जरूरी है कि हॉस्पिटल आपके नियर बाय होना चाहिए। आप अगर अभी सर्च कर रहे हो तो हॉस्पिटल अपने आसपास देख लो, जहाँ पे भी हो, बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट गायनेक हो। फिर
अब उसके बाद जब आप हॉस्पिटल देखोगे उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना उस हॉस्पिटल में विजिट करना है, वहां पे देखना है कि उस हॉस्पिटल में डिलीवरी की क्या क्या सर्विसेज हैं, किस तरह के रूम्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जिन गायनक को दिखाती थी उन्हीं के ही हॉस्पिटल में मैंने अपनी डिलीवरी कराई थी। 7th मंथ में जाके मैंने पूरा विजिट कर लिया था कि कौन कौन से रूम्स हैं, किस किस टाइप के रूम्स हैं। जैसे सुपर डिलक्स होता है, डिलक्स होता है, नॉर्मल होता है और जनरल वार्ड होता है। मुझे सुपर डिलक्स चाहिए था तो उस टाइम सुपर डिलक्स ज्यादातर काफी हद तक फुल थे, ठीक है। बट उन्होंने मुझे बोला था कि आप इस डेट को एक बार आके कंफर्म कर लीजिएगा, इस डेट को ये 2 सुपर डिलक्स वाले रूम जो हैं वो वेकेंट हो जाएंगे। तो लाइक वो हमने फिर से अपने हस्बैंड के साथ मैंने विजिट किया था, उसमें देखा जाके हाँ फिर वो वेकेंट हो गया था। फिर उसकी सारी सर्विसेज चेक की, पूरा लिस्ट मैंने मांगा कि क्या क्या चीजें इंक्लूड रहती हैं, अगर आप सुपर डिलक्स में ये रूम दे रहे हैं तो इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड रहेंगी। एसी भी रहता है उनका, गीजर भी रहता है उनका, और एक एक्स्ट्रा रूम हीटर भी रहता है उनका, एंड फ्रिज रहता है, और एक मान लीजिए कोई जो अटेंडेंट है उनके लिए बेड है, या फिर नॉर्मल सी एक ऐसी जो सिंपल सा बेड, छोटा सा बेड होता है, कई बार छोटा सा बेड दे देते हैं तो वो है। बट मेरा जो सुपर डिलक्स था वो बहुत अच्छा था, उसमें काफी स्पेशियस था। इवन उसमें जो बेड दिया था अटेंडेंट के लिए, मेरी मॉम और मेरे हस्बैंड जाते थे या मेरी सिस्टर जाती थी तो उस पे यू कैन से 2-2.5 लोग तो लेट ही जाते थे आराम से। जब एक बार कोई अपना पेशेंट एडमिट होता है ना तो जितना ज्यादा हो सकता है घर वाले पहुंच जाते हैं, तो उस टाइम आराम से 2 लोग तो आराम से उस बेड पे लेट जाते थे। एंड मेरा बेड था, बेबी के लिए एक बेड था, तो ये सारी चीजें इंक्लूड थी, तो मुझे काफी अच्छा लगा था। उसके चार्जेस भी नॉर्मल थे, मतलब बहुत ज्यादा हाई चार्जेस नहीं थे। एंड फिर उसके बाद मैंने सारी चीजें कंफर्म की। उसके बाद मैंने वहां पे, हाँ आपको जो देखना है वो ये भी देखना है कि उसमें NICU है कि नहीं है। बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो हॉस्पिटल वाले बताते हैं, बट कई चीजें ऐसी होती है जो नहीं बताते, वो हिडन रहता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे एक रिलेटिव है, उनका जब बेबी हुआ तो बेबी हुआ और उन्होंने पता नहीं लगाया था हॉस्पिटल में NICU है कि नहीं है। एंड बेबी जब बॉर्न हुआ तो उसकी कंडीशन काफी खराब थी, तो उस वजह से उनको NICU की रिक्वायरमेंट हुई। एंड देन दैट टाइम उनको NICU उस हॉस्पिटल में मिला ही नहीं, तो फिर वो मेरी जो रिलेटिव थी वो उस हॉस्पिटल में एडमिट थी और उनका बेबी किसी और हॉस्पिटल में एडमिट था, क्योंकि किसी और हॉस्पिटल में NICU मिला। तो आधे रिलेटिव्स वहां थे, आधे रिलेटिव्स वहां थे, कोई देखने वाला नहीं था, कुछ नहीं था। तो ये थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होता है। तो इन सब चीजों को, छोटी छोटी चीजें हैं उनको बहुत ध्यान रखना है आपको। तो NICU के बारे में आप जो भी हॉस्पिटल में हैं, जिस भी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, सबसे पहला काम करिए आप वहां पे ये कंफर्म करिए कि आपके यहाँ NICU है या नहीं है। अगर आपका रिम्बर्समेंट का है, ठीक है, अगर आपका ऑफिस से है कि आपका रिम्बर्स हो जाएगा तो उसमें आपकी क्या क्या चीजें इंक्लूड रहती हैं। क्योंकि जब मेरा रिम्बर्समेंट का हुआ था तो उसमें मेडिसिन का एंड डॉक्टर की फीस का रिम्बर्समेंट का नहीं था, राइट। एंड कई बार वो कंपनी उसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, उस हॉस्पिटल से कनेक्ट नहीं होती है रिम्बर्समेंट वाले में, क्योंकि रिम्बर्समेंट की जो कंपनीज है वो अलग होती हैं और जो आपके ऑफिस की कंपनीज हैं वो अलग होती हैं। कई बार कुछ मिसमैच थोड़ा बहुत होता है, डिफरेंट रहता है, तो वो भी आपको एक बार अच्छे से चेक करना है कि आपकी जो आपकी कंपनी जिस कंपनी से रिम्बर्स कराती है वो उस हॉस्पिटल में इंक्लूड है कि नहीं, वहां की लिस्ट में इंक्लूड है कि नहीं है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इट्स टाइम टू पैक योर बैग्स। 3rd ट्राइमेस्टर यानी कि कई बार प्री मेच्योर डिलीवरी भी हो जाती है, यानी कि 8th मंथ में हो जाता है। जैसे कि मेरा 8th मंथ में डिलीवरी हुई थी, तो मेरी तो ऐसी प्रिपरेशन भी नहीं थी। मेरे घर में तो सबका 9th मंथ हुआ या फिर 9th एंड हो गया, 10th स्टार्ट हो गया, ऐसे डिलीवरी हुई, तो कोई भी मेंटली प्रिपेयर नहीं था। तो उसमें क्या हुआ कि मेरी कोई भी पैकिंग नहीं थी, बट फिर भी ये हुआ कि थोड़ा बहुत जैसे होता है ना अपने यहाँ की नए कपड़े बच्चे को नहीं पहनाए जाते हैं। एक्चुअली उसके पीछे रीजन ये होता है कि पुराने कपड़े जो होते हैं वो वॉश्ड होते हैं, वो सॉफ्ट हो जाते हैं, इसलिए हम लोग पुराने कपड़े बच्चों को पहनाते हैं। तो मेरे जो नीज नेफ्यूज हैं उनके सबके कपड़े मम्मी ने अच्छे से वॉश करके, डिटॉल करके, आयरन करके अच्छे से रख दिए थे। तो ये बस तैयारी हो गई थी, बाकी पैकिंग नहीं हुई थी। तो अचानक से मेरी कंडीशन बिगड़ गई एंड मेरा तो सिचुएशन ही अलग था, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी बाद में। तो ये सारी चीजें, तो पैकिंग आपको 7th मंथ में कर लेना या 7th लास्ट वीक में कर लेना। 7th के लास्ट वीक में आपको एट एनी हाउ कर लेना है, क्योंकि 3rd ट्राइमेस्टर इज द अलार्म फॉर द बेबी। वो बेबी कभी भी आ सकता है 3rd ट्राइमेस्टर में, ठीक है।
अब उसमें क्या होता है, आपको कई बार फॉल्स पेन स्टार्ट हो जाता है, कई बार आपको लगेगा अचानक से पेन हो रहा है, कंट्रैक्शन हो रहा है और अचानक से पेन हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं हॉस्पिटल जाना है, तो वो फॉल्स पेन होता है। बट अभी फॉल्स पेन को और रियल पेन को आपको समझना पड़ेगा कि फॉल्स पेन क्या होता है, रियल पेन क्या होता है। एक्चुअली कई बार ऐसा होता है कि हमें फॉल्स पेन लगता है कि यार यही रियल पेन है, बट फॉल्स पेन जो होता है वो काफी गैप में आता है। गैप इन द सेंस कि आज आ गया, फिर मान लो रात में आया, फिर नेक्स्ट डे। बट रियल पेन जो होता है वो 5 मिनट्स 10 मिनट्स के मिनिमम मैक्सिमम जो होता है वो 10 मिनट्स के गैप पे आता है। 10 मिनट्स अभी हुआ रियल जो पेन है मेन आपका डिलीवरी वाला वो हुआ, फिर उसके बाद आपका 10 मिनट्स बाद फिर से होगा, फिर 5 मिनट्स, वो कम करता जाता है, फिर आपका 5 सेकेंड्स पे होगा, ऐसे होता है। वो रियल पेन और फॉल्स पेन में ये डिफरेंस होता है, तो वो भी आपको समझना है। डॉक्टर आपको बता देंगे कि अगर आपको इस तरह का पेन हो रहा है तो मान लीजिए कई बार लोगों को ब्लीडिंग होने लगती है, ठीक है, 3rd ट्राइमेस्टर में, तो अगर इस तरह का है तो आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचना है, समझना है, सीधे डॉक्टर से बात करनी है, कुछ भी नहीं दिमाग लगाना है। पेरेंट्स कह रहे हैं ठीक है, उनका एक्सपीरियंस अलग था, सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है, मैं शुरू से अभी तक वीडियो में बताती चली आई हूँ। तो डॉक्टर से डायरेक्टली कांटेक्ट करिए, डॉक्टर को बताइए आप, ठीक है। तो आपको बैग पैक कर लेना है। बैग में क्या क्या चीजें पैक करनी है, ये मेरी पर्सनल लिस्ट थी, मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी बनाई थी जो हॉस्पिटल से भी नहीं मिली थी, और एक्चुअली जो मुझे जरूरत पड़ी थी वो मैंने अपनी लिस्ट रेडी किया था। तो अगर आपको जानना है कि मेरे बैग में क्या क्या चीजें थी, डिलीवरी बैग में क्या क्या चीजें थी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं एक नया वीडियो इस पे बना दूंगी क्योंकि वो लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है, राइट। तो आप ये कर सकते हैं। एंड उसके अलावा जो मैंने बताया था आपको, अगर 3rd ट्राइमेस्टर में आपको मैटरनिटी शूट कराना है तो मैटरनिटी शूट भी करा सकते हैं अगर आपकी कंडीशन सही है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपको एक मेड सर्च करनी है, यस, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है आफ्टर डिलीवरी। एक मेड चाहिए होती है जो कि आपका और बच्चे का ख्याल रख सके, तो वो बहुत बड़ा टास्क होता है। और वही मेड जो मसाज करेगी, क्या कह सकते हैं, मेड, यू कैन से मेड, या फिर आप कह सकते हैं कि मसाज करने वाले। जैसे कि मैंने जो किया था कि मेरी जब मेरा बेबी हो गया था तो वो तो बिल्कुल प्रिपरेशन ही नहीं थी कोई भी ऐसी एसच। तो फिर उसके बाद में डॉक्टर ने क्या किया कि उसके बाद डॉक्टर ने बोला था कि ठीक है, अभी आपको मेरी जो थी वो C-सेक्शन हुआ था, तो उसमें डॉक्टर ने बोल दिया था कि अभी आपको मसाज नहीं कराना है, ना बेबी को कराना है। बेबी अंडरवेट था, अंडरवेट एक्चुअली मेरा बेबी 2.5 था, तो अंडरवेट था भी और नहीं भी, कुछ लोग कहते हैं था, कुछ लोग कहते हैं नहीं था, राइट। तो डॉक्टर ने कहा कि अभी कुछ दिन रुक जाइए, 15 डेज इसकी मसाज नहीं होनी है, और आपका C-सेक्शन हुआ है तो आपका तो बिल्कुल भी नहीं होना है। तो वी वर लाइक हैविंग लिटिल बिट टाइम कि हम मेड सर्च कर सके। तो फिर मेरी मम्मी बाहर निकली और उन्होंने सर्च करना शुरू कर दिया। बेचारों ने बहुत ढूंढा, तब जाके बड़ी मुश्किल से हमारे घर के पास में ही मिल गई थी। एंड वो आंटी आती थी एंड मसाज करती थी, तो बेबी का मसाज करती थी एंड मेरा करती थी। तो मेन चीज ये है कि आपकी डिलीवरी का कुछ पता नहीं है, तो उसके लिए आपको पहले से एक मसाज करने वाले आपको ढूंढना पड़ेगा। कई लोगों के साथ ऐसा एक्चुअली हुआ है कि ड्यूरिंग कोरोना उनका बेबी हुआ, तो फिर उन्होंने मसाज के लिए किसी को बाहर से नहीं बुलाया, उनके पेरेंट्स ही उनकी मसाज कर देते थे। तो ये भी फाइन है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपके घर पे कोई ऐसा नहीं कर सकता है तो आप बाहर पहले से ही ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। अपना डिलीवरी का वेट मत करिएगा, क्योंकि ये सब लोग बहुत मुश्किल से मिलती हैं। मेड्स तो मतलब मेड्स आर मेड इन हेवन है। वेल गाइज, ये थे 3rd ट्राइमेस्टर से रिलेटेड कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, जो मैंने किया उन सब चीजों के बारे में। और भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। एक्चुअली 3rd ट्राइमेस्टर का वीडियो थोड़ा सा बड़ा होता जा रहा है, तो मैं सोच रही हूँ इसका नेक्स्ट वीडियो बनाऊं जिसमें काफी बेनिफिशियल चीजें मैं उसमें डिस्कस करूंगी, आपको बताऊंगी क्या क्या चीजें मैंने किया था और मैंने स्ट्रेच मार्क्स के लिए क्या किया था जिससे कि मुझे स्ट्रेच मार्क्स नहीं हुए हैं। वेल, अगर आप देखना चाहते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल भी प्लीज क्लिक कर दीजिए। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज गिव अ बिग थम्स अप एंड यस। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।